द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए मानव भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र। नया अध्याय का पहला बिंदु मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का स्वतंत्र रूप से विषय के रूप में विकास 19वीं शताब्दी के बाद में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुआ। वर्तमान में यह एक प्रगतिशील विज्ञान है। इसमें प्रारंभिक समय में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था, पर धीरे धीरे मानव पर पर्यावरण के प्रभावों और मानव द्वारा किए जाने वाले समायोजन को भी महत्व दिया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेडज़ेल, जर्मन विद्वान भूगोलवेत्ता ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्षों को भौतिक परिवेश से पृथक रूप से परिभाषित करते हुए स्थापित किया और मानव भूगोल नामक एक नवीन शाखा का जन्म हुआ। इस प्रकार फ्रेडरिक रेडज़ेल, द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। जब उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफिया, मानव भूगोल का प्रकाशन हुआ और उसके बाद जो ऑस्कर पेसल है, जर्मन विद्वान, उसने भू आकृति को जन्म दिया। इस प्रकार रेडज़ेल के जो ग्रंथ है से एंथ्रोपोजोग्राफिया से ही मानव भूगोल के जन्म की या विकास की यात्रा प्रारंभ होती है। उससे पहले वे मानवीय पक्षों का अध्ययन तो किया जाता था, पर वह एक सामान्य भूगोल के रूप में, जनरल ज्योग्राफी के रूप में उसे माना जाता था। व्यवस्थित रूप से मानव भूगोल का शुभारंभ इसी से रेडज़ेल से ही माना जा सकता है। वर्तमान में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी तल के विभिन्न प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण और उनमें रहने वाले मानव समूहों के परस्पर संबंध के मध्य में विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस संपूर्ण व्यवस्था में किसी प्रदेश की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ का सांस्कृतिक परिवेश तथा उन सभी तथ्यों के मध्य कार्यात्मक संबंधों, द फंक्शनल रिलेशंस का अध्ययन समाहित है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानवीय क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में स्थलाकृतिक यानी स्थलीय भाग, जलराशियाँ, वायुमंडल या जलवायु, वनस्पति, खनिज और सांस्कृतिक तत्वों में जनसंख्या, मानव के व्यवसाय, मानव के अधिवास, मानव के द्वारा विकसित यातायात के साधन, मानव का किया जाने वाला व्यापार और शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन केवल मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने या बाधा उत्पन्न करने तथा उनके समायोजन के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात किन स्थानों पर प्राकृतिक वातावरण मानव के लिए सरल है, कहाँ पर बाधा बन रहे हैं और कहाँ मानव उनके साथ समायोजित करते हुए अपने आप को विकसित करने का, व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा है। जबकि उसके उद्भव एवं वितरण का अध्ययन मूलतः भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। यानी प्राकृतिक वातावरण का विकास कैसे हुआ, उनका वितरण कैसे है, इन जल राशियों का, जलवायु का, मिट्टी का, खनिज का, इनका वितरण कैसे है, ये विषय अध्ययन का भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विकसित किए गए सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप का अध्ययन महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। यानी यदि हम इसे माने तो समय की एक रेखा है, समय का एक काल गणना है, उसके मध्य में मानव के साथ साथ यदि समय को यानी टाइम स्केल को हम रखें
तो एक तरफ हमारे साथ सामने सांस्कृतिक वातावरण है, दूसरी तरफ प्राकृतिक वातावरण है, मध्य में समय, मानव और वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रियाएं हैं। इसको यदि हम समझेंगे तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो हम सब लोगों के सामने स्पष्ट आएगा। निम्नलिखित तत्वों में या अग्रांकित तत्वों में हम जो है वो विश्लेषण है वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित होता है। पहला, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, द ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इन ए एरिया, स्पेसिफिक एरिया। दूसरा, किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जिसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं उस अध्ययन क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों से आशय स्पष्ट किया ही जा चुका है कि मिट्टी, जल, जलवायु के तत्व, फिर उसके बाद खनिज, ये सभी वन संपदा है ना, पशु संपदा, ये सभी फ्लोरा फौना, ये सब प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे। फिर सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन, द कल्चरल लैंडस्केप। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होता है? गांव एक सांस्कृतिक भूदृश्य है, शहर एक सांस्कृतिक भूदृश्य है, मानव के द्वारा विकसित किए गए बंदरगाह, एयरपोर्ट, बस अड्डे, रेलवे स्टेशंस, व्यापारिक गतिविधियाँ, ट्रांसपोर्ट्स, ये सब भी है सांस्कृतिक लैंडस्केप के रूप में विकसित होते हैं। फिर मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन, द इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। मनुष्य किस तरीके से उस क्षेत्र विशेष में जहाँ मनुष्य निवास करता है वहाँ वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है। हम आगे चलकर विभिन्न जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिग्मीज़ हैं, आप यहाँ पर भारत में निवास करने वाले गौंड हैं, या आपके ठंडे प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो हैं। किस तरीके से मानव वातावरण के साथ अपना समायोजन करते हुए अपने आप को जीवित भी रख रहा है और गतिविधियों को संचालित कर रहा है। फिर किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी क्षेत्र विशेष में जो चीज़ें विकसित होती है, जो डेवलप होता है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ यानी संस्कृति के साथ, सांस्कृतिक भूदृश्यों के साथ साथ जिस तरीके से प्राकृतिक भूदृश्यों का समायोजन, डेवलपमेंट, विकास की जो प्रक्रिया है उसमें ये निर्माण होता है। पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के, जिनका अभी मैंने जिक्र किया, उन सभी मानव समूह यानी चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली मानव प्रजातियां हो, मैं यहाँ पर जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मानव प्रजाति वर्ग की बात कर रहा हूँ, जिसमें निग्रोइड आ गए, ऑस्ट्रेलियड आ गए, चाइनीज जो ग्रुप है हमारा आ गया, आर्यन ग्रुप आ गया, ये जो मानव प्रजातियाँ हैं, कॉकेशियन आ गए। इन मानव प्रजातियों का अध्ययन फिर मानव समूह के संपूर्ण क्रियाकलापों का भी उसमें अध्ययन सम्मिलित होता है। और फिर कालिक, जिसका मैंने जिक्र किया है अभी, टेम्पोरल, जो कालिक अनुक्रमण है, टेम्पोरल सक्सेशन है, उसका अध्ययन समय और उसके साथ विकास की जो प्रक्रिया है उसके साथ हम पूरा विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है। पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण, वहाँ पर रहने वाले मानव समूह की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों से ही वो प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। इस प्रकार मानव समूह भी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन करते हैं। पृथ्वी पर इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये समय के साथ बदलते रहते हैं। प्रारंभ में मानव और पर्यावरण के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण रहे, परंतु कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति और नवीन तकनीकी ज्ञान के बाद मानव और वातावरण के संबंधों में भारी परिवर्तन आया। मानव ने पर्यावरण के अत्यधिक दोहन की तकनीक विकसित कर ली। अब दोहन के स्थान पर शोषण होने लग गया और उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के पर्यावरण संकट हम सब लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। अतः मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र भी नित्य नूतन और चिर पुरातन यानी पुराना तो विषय क्षेत्र है ही, नवीन उसमें आयाम और जुड़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो निरंतर
आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। समय, काल, परिस्थिति और मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर और उनके तत्संबंधी किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे धीरे वर्तमान में मानव भूगोल का विकास, जो विषय क्षेत्र है, वह नवीन आयामों के साथ तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज के 25 साल पहले ओजोन परत के क्षरण का हमने नाम नहीं सुना था, ग्लेशियर्स के पिघलने की संकट को नहीं सुना था, पर्यावरण की अन्य समस्याओं को, सुनामी के बारे में नहीं जानते थे। परंतु जब मानव और पर्यावरण के संबंध बिगड़ने लगे और प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया, बद्रीनाथ विभीषिका हम सब भारतीय लोगों को ध्यान में है ही है, तो भू आकृतिक तत्वों में परिवर्तन, भू सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन और मानव के विकास की गति के साथ किस तरीके से तेजी के साथ पर्यावरण संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, ये सब अध्ययन भी धीरे धीरे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित होते जा रहे हैं। मानव द्वारा अनुकूलन और परिवर्तन दोनों चीज़ें साथ चलती रहती है और समय का जो टाइम स्केल है वह इसके साथ सम्मिलित होता है। इस प्रकार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। कहने में, समझने में कम समय लगता है, पर यदि हम संपूर्ण मानव भूगोल के अध्ययन के इन सभी बिंदुओं को देखेंगे तो रेडजल से प्रारंभ होकर वर्तमान की मानव भूगोल है उसका विषय क्षेत्र बहुत तेजी के साथ बदला है और संभावना है, भविष्यवाणी है कि यह हमारा जो विषय क्षेत्र है आगे की ओर गतिशील होगा। इसीलिए प्रारंभ में ही हमने कहा मानव भूगोल एक गतिशील विज्ञान है या गतिशील भूगोल की शाखा है। आज इतना ही, धन्यवाद।